96 दीपक और मिस्टर के का आमना सामना। अच्छा हुआ मैं मेघा को यहाँ नहीं लाया वरना वो ये सब देखकर बेहोश हो जाती, दीपक सोचने लगा। दीपक और अंदर की तरफ चलते हुए गया। अंदर बिल्कुल शांति थी। तभी अचानक वो एक प्राइवेट रूम के पास से निकला। उस रूम के दरवाजे में एक गोल आर पार देखने वाला शीशा लगा हुआ था। अचानक से दीपक की नज़र उस शीशे से होते हुए उस रूम में चली गई, जहां पर अंदर एक गोल टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक साइड में एक लड़की रस्सियों के सहारे कुर्सियों से बंधी है। ये लड़की कोई और नहीं तृप्ति ही थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो बेहोश थी। वो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक से उनमें से एक शख्स एक झटके में अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या हुआ? उन बैठे हुए लोगों में से एक बोला। यहाँ पर कोई और भी शक्ति है, मैं महसूस कर सकता हूँ, और वो इस वक्त हमारे आसपास है, वो खड़ा हुआ शख्स बोला। ये सुनकर वो सब लोग चौकन्ने हो गए। तभी इसी बीच अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा खुला, लेकिन वो दरवाज़ा किसने खोला ये किसी को पता नहीं चला। लेकिन वो शख्स जो पहले खड़ा हुआ था वो समझ गया ये वही शक्ति है जिसका उसे थोड़ी देर पहले आभास हुआ था, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर के है। ये सब देखकर वहां पर मौजूद सब लोग घबरा गया, लेकिन मिस्टर के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसी बहुत सी शक्तियों का सामना कर चुका है। मिस्टर के अपनी दो रंगी आंखों से उसी अदृश्य शक्ति की तरफ देख रहा था, और फिर उसके एक हाथ में आग जलने लगी, और तभी मिस्टर के ने उस शक्ति पर अपने हाथ से आग का गोला बनाकर हमला कर दिया। लेकिन अफसोस मिस्टर के का हमला नाकाम हो गया, क्योंकि वो सामने वाली शक्ति अपनी जगह से हटकर साइड हो गई थी और वो आग का गोला दीवार को चीरता हुआ बाहर की टाफ। कितने अफसोस की बात है, ये सब जानते हुए कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम अपनी मौत और ही हमला कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो अपने असली रूप में आओ, मिस्टर के ने कहा। ये सुनते ही वो शक्ति अपने असली रूप में आ गई। ये शक्ति कोई और नहीं बल्कि दीपक था। दीपक को वहां देखकर मिस्टर के हैरान हो गया, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें मारने के लिए मुझे तुम्हें ढूंढना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपनी मौत को ढूंढते हुए तुम खुद अपनी मौत के पास आ जाओगे, मिस्टर के बोला। आज कौन किसकी मौत बनता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो मैं इस लड़की को लेने आया हूं और इसे यहां से लेकर ही जाऊंगा, और मुझे ऐसा करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, दीपक अपनी आंखों में अंगारे भरते हुए बोला। देखते हैं, ये कहते हुए मिस्टर के अपने दोनों हाथों में से शक्तियां निकालते हुए दीपक की तरफ बढ़ा, और उसने अपने एक हाथ से दीपक पर आग से हमला किया और दूसरे हाथ से उसने दीपक और बर्फ से हमला किया, लेकिन दीपक दोनों ही हमलों से बहुत ही आसानी से बच गया। तभी दीपक मिस्टर के सामने बिजली की रफ्तार से गया। ये देखकर मिस्टर के चौंक गया। मिस्टर के आगे कुछ करता दीपक ने अपने एक मुक्के से मिस्टर के को कमरे की एक दीवार से चिपका दिया। मुक्का इतना जोरदार था जिसके बल से मिस्टर के हवा में उड़ते हुए दीवार से जा टकराया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग थर-थर कांपने लगे। मिस्टर के संभल पाता इससे पहले ही दीपक ने तृप्ति को उस कुर्सी से आज़ाद किया और उसे गोद में उठाकर वहां से लेकर चला गया। दीपक महज एक सेकंड में उस फैक्ट्री से अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। वहां पर मौजूद तमाम विदेशी गार्ड्स को पता भी नहीं चला कि कौन आया और कौन गया। मिस्टर के हाँफता हुआ उठा, उसकी शक्तियां ठंडी पड़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतना ताकतवर है, मिस्टर के फिर से कराहते हुए बोला। दीपक ने तृप्ति को अपनी गाड़ी में बैठा दिया और मेघा को वहां से लेकर उस जगह से निकल गया। दूसरी तरफ रमन ने उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रिलीज कर दिया था और महज एक घंटे में ही उस फिल्म ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। भीमदेव गुजराल अपने घर में अपनी कुर्सी पर बैठकर न्यूज़ सुन रहा था, जहां गुजराल फार्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था और अलग अलग न्यूज़ चैनल पर तीखी बहस छिड़ी हुई थी। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने पूरे दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के बहुत से हिस्सों में गुजराल फार्मा का भांडा फोड़कर फिया था, और तमाम जगहों पर गुजराल फार्मा का विरोध शुरू हो गया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था गुजराल फार्मा के शेयर गिरते जा रहे थे। गुजराल फार्मा की कंपनी के बाहर शेयर होल्डर्स की लाइन लगी थी और लोग कुछ भी करके अपना पैसा वापस पाना चाहते थे। रात हो चुकी थी और भीमदेव अपने घर में अपनी कुर्सी पर टेंशन में बैठा था। जाहिर था उसने वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख ली थी और उसके सामने टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। भीमदेव अपनी कुर्सी से उठा और अपने उसी प्राइवेट रूम में चला गया और उस रूम को अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर लिया। बाहर पूरे गुजराल परिवार में हाहाकार मचा हुआ था। मनीष गुजराल अपने फ़ोन से बार बार अपने दोस्तों को कॉल करके मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। एक वक्त था जब उसके दोस्त उसके टुकड़ों पे पला करते थे। मनीष ने बहुत बार अपने सभी दोस्तों की हर तरह से मदद की थी, चाहे वो पैसों की मदद हो या फिर किसी भी तरह के पुलिस केस से बचने का मामला हो। मनीष ने उन सब की मदद की थी, लेकिन आज ये लोग चूहों की तरह अपने बिलों में जाकर छुप गए। आज मनीष को अपने पापा के लिए हुए गलत कामों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। हालांकि वो भी कोई दूध का धुला नहीं था, वो भी अपने पापा जैसा ही था। आखिर सांप का बच्चा सांप ही तो होता है, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो दिमाग में कायदा कानून घूमने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल खुद मनीष का था। ये ज़रूर उस दीपक का ही काम होगा। मेरे माफ़ी मांगने के बावजूद उसने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, मेरे पापा के खिलाफ फिल्म बनाई, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मनीष खिसियाते हुए बोला।
मनीष का चचेरा भाई धीरज गुजराल फार्मा की फैक्ट्री की पिछले 6 महीने की रिकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड में देख रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा जो उसकी फैक्ट्री की वीडियो शूट करता हुआ नजर आए। बहुत हैरानी वाली बात थी तो डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से दिखाया गया है वो साफ है कि किसी ने अपने हाथों से वीडियो शूट की है। धीरज गुजराल सोचने लगा, भाई ये सब करने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता, बल्कि बहुत पावरफुल आदमी का ही काम है ये, धीरज बोला। दूसरी तरफ भीमदेव के कमरे के अंदर उसके प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आया। अब उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि वो तो अब पहले से ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। दीपक सक्सेना, अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, ये कहते हुए भीमदेव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अचानक उसके माथे पर वही श्रापित निशान चमकने लगा। उसकी आवाज़ में एक राक्षसी भारीपन महसूस होने लगा और उसकी आंखों में से काले रंग का धुआं निकलने लगा। उसके दांत बड़े बड़े होने लगे, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान दिखने लगी और फिर वो पूरी तरह से एक काले भयानक शैतान में बदलने लगा, जिसके चमगादड़ के जैसे बड़े बड़े काले पर थे, जिन्हें लहराते हुए वो हवा में उड़ा और अपनी हवेली की छत को फाड़ता हुआ बादलों में पहुंच गया और वहीं से आसमान में कहीं गायब हो गया। दरअसल जब भीमदेव अपने प्राइवेट रूम में गया तो उसने एक प्राइवेट ड्रॉर से एक हथेली के जितना बड़ा बॉक्स बाहर निकला। जब भीमदेव ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक अंगूठी जितना बड़ा एक काले रंग का पत्थर था, जिसे भीमदेव ने उठाया और उसे अपने मुंह में रखकर निगल लिया था और फिर वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गया था। ये पत्थर भीमदेव को उसके दादाजी ने दिया था और उसके दादाजी को उनके दादाजी ने दिया था। ये पत्थर पिछले 10 पीढ़ियों से चलता हुआ भीमदेव तक पहुंचा था, लेकिन अगर कोई इस पत्थर को अपने बेटे को दे देता तो उसका खानदान खत्म हो जाता, इसलिए ही ये पत्थर एक शख्स अपने पोते को ही दे सकता था, और अगर कोई इस पत्थर को इस्तेमाल कर लेता तो उस शख्स के मरने के बाद ये पत्थर एक दानव का रूप ले लेता और ये दानव पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता। यानी अगर आम भाषा में समझे तो अब भीमदेव गुजराल ने इस दुनिया को खत्म करने का बेड़ा उठा लिया था। दूसरी तरफ दीपक अपने कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप में सारी खबरें सुन रहा था। गुजराल फार्मा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, यहाँ तक कि पुलिस ने गुजराल फार्मा की उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लिया था जहाँ पर भीमदेव वो ड्रग बनवाता था। दीपक ने अपनी एक ही चाल से भीमदेव गुजराल के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। अब क्या होगा? क्या दीपक इसी तरह से अपनी आगे की चालों में कामयाब होगा? और भीमदेव क्यों बना वो राक्षस? क्या दीपक रोक पाएगा उस राक्षस को? क्या दीपक बचा पाएगा अपनी दुनिया को? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। 97 फ्लावर शॉप में तोड़फोड़। दूर बर्फीली पहाड़ियों में बंद गुफा के दरवाजे के मुहाने पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर ढकी हुई है और ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है। तभी आसमान से एक भयानक सा दिखने वाला उड़ता हुआ शैतानी राक्षस उस गुफा के पत्थर के पास आकर उतरता है। ये कोई और नहीं बल्कि भीमदेव गुजराल है, जिसने पिछली रात एक श्रापित पत्थर को खा लिया था, जिस वजह से वो एक शैतान बन गया। राका इस गुफा से अपने साथियों को आज़ाद करके ही रहेगा और फिर इस दुनिया में हमारा राज होगा, भीमदेव अपना नया नाम लेते बोला और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ दीपक तैयार होकर अपनी कार से निकल जाता है। दीपक मार्केट में पहुंचता है और वहां पर चारों तरफ देखता है। वहां पर एक नई फूलों की दुकान खुली होती है। दुकान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि उसमें तरह तरह के फूल थे। दीपक अंदर पहुंचा, वहां पर एक फीमेल असिस्टेंट थी जो उस दुकान में सबका स्वागत कर रही थी। वेलकम सर, हमारी नई शॉप में आपका स्वागत है, वो फीमेल असिस्टेंट दीपक की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोली। थैंक यू, दीपक ने भी मुस्कुराकर उसका जवाब दिया और वो अंदर की तरफ जाने लगा। दीपक ने अंदर जाकर देखा, वहां पर तरह तरह के खूबसूरत रंग बिरंगी फूल थे और एक 30-35 साल की महिला उन फूलों को मिलाकर एक एक फ्लावर बुके तैयार कर रही थी। उसके आसपास कुछ कस्टमर्स भी थे। दीपक वो सब देख रहा था। जब वो औरत कस्टमर्स से फ्री हुई तब वो दीपक के पास आई। बताइए सर, आपको किस तरह का बुके चाहिए? उस औरत ने सवाल किया। दीपक ने अपनी जेब से उसे 500 के 3 नोट निकाल कर दिए। मैम, आप अपनी दुकान का सबसे खूबसूरत बुके तैयार कीजिए। आई होप इतने पैसों में बुके तैयार हो जाएगा। अगर पैसे कम हैं तो मैं आपको और दे देता हूँ, दीपक बहुत शालीनता से बोला। उस औरत ने दीपक के हाथ में वो पैसे देखे, फिर दीपक की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसने उन 3 नोटों में से एक नोट ले लिया। वैसे नॉर्मल बुके का चार्ज 200 रुपये था। सर, इतने पैसों में ही बहुत ही खूबसूरत बुके तैयार हो जाएगा, वो औरत मुस्कुराते हुए बोली और दुकान के अंदर की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो औरत बाहर आई हुए बहुत खूबसूरत फूलों का बुके लेकर आई। उसके फूल रंग बिरंगे होने के साथ साथ रोशनी में चमक भी रहे थे। ये देखकर दीपक बहुत खुश हो गया और वो बुके लेकर वहां से जाने लगा। तभी उस बुके शॉप में एक औरत आई, उसके साथ एक खूबसूरत से लड़की थी। उस औरत ने ढेर सारा मेकअप कर रखा था और उसके आपस से परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जैसे वो परफ्यूम के तालाब में तैर कर आई हो। उस औरत के साथ आई हुई लड़की भी कुछ काम नहीं थी, लेकिन उस लड़की का मेकअप उस पर जच रहा था। दोनों ने ही महंगे महंगे कपड़े पहन रखे थे। जाहिर था दोनों ही लेडीज अमीर घर की लग रही थी।
दीपक ने उस औरत को देखा और सोचने लगा कि कहीं तो उसने इन दोनों को देखा है। फिर उसने उन दोनों महिलाओं पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने रास्ते चल दिया। लेकिन उस औरत के साथ आई हुई लड़की की नज़र दीपक के बुक्के पर पड़ गई। मम्मी मुझे वो बुक्के चाहिए, वो लड़की अपनी माँ से दीपक के बुक्के की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोली। उस औरत ने दीपक के बुक्के की तरफ देखा और अंदर की तरफ चली गई। दीपक अपनी कार के पास आया और अपने कपड़ों की जेब में अपनी कार की चाबी ढूंढने लगा, लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। उसे याद आया कि वो अपनी कार की चाबी तो फ्लावर शॉप में ही भूल आया है। वो जैसा ही शॉप से बाहर आया था वैसे ही शॉप के अंदर चला गया। दीपक जैसे ही अंदर गया उसने देखा वो औरत जो ठीक उसके बाद दुकान के अंदर आई थी, दुकान में तोड़फोड़ मचा रही थी और उस औरत की बेटी अपने मोबाइल से इस सारे नज़ारे की वीडियो बना रही थी। और वो शॉप ओनर रो रोकर उस औरत को रोक रही थी, साथ में शॉप का स्टाफ भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत काबू में नहीं आ रही थी। दीपक को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अचानक दीपक को याद आ गया कि उसने उस औरत और उसकी बेटी को कहाँ देखा है। दीपक उन दोनों की तरफ बढ़ा। दीपक ने उस लड़की के हाथ से उसका फ़ोन छीना और फिर उस फ़ोन को ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया। फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा आईफोन, वो लड़की ज़ोर से चिल्लाए। मम्मी इसने मेरा आईफोन तोड़ दिया, वो लड़की दीपक की तरफ इशारा करके रोते हुए बोली। वो औरत रुक गई और दीपक के पास आई। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी का आईफोन तोड़ दिया, तेरी औकात है कि तू इतने महंगे फ़ोन की कीमत दे सके। ये कहते हुए उस औरत ने दीपक पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ चलाया, लेकिन दीपक ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और उसे दूर झटक दिया। अपना हाथ काबू में रखो मैडम, वरना अपने हाथ से हाथ धो बैठोगी, दीपक तेज आवाज़ में बोला। तूने मेरी मम्मी से बदतमीजी की। ये कहते हुए वो लड़की दीपक की तरफ बढ़ी, लेकिन दीपक ने जब उसे अपनी आंखें दिखाई तो वो लड़की सहम गई और पीछे हट गई। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा पति कौन है, वो औरत घमंडी लहजे में बोली। तू कौन है ये तो तेरी हरकतों से ही पता चल रहा है, और जैसी तेरी हरकतें हैं न तेरा पति ज़रूर कोई 2 टके का बिकाऊ गुंडा ही होगा, दीपक उस औरत को चिढ़ाते हुए बोला। क्या कहा, रुक अभी मैं अपने पति को बुलाती हूँ, फिर वो ही आके तुझे बताएंगे कि वो कौन है, वो औरत अपना फ़ोन निकालते हुए बोली और बाहर की तरफ चली गई। उसके पीछे उसके बेटी भी चली गई। दीपक उस शॉप का सामान उठाने में शॉपकीपर की मदद करने लगा। कुछ देर बाद वो औरत और उसकी बेटी एक आदमी को फ्लावर शॉप के अंदर लाए। देखिए जी, यही है वो आदमी जिसने मीना का आईफोन तोड़ दिया और हम दोनों के साथ बदतमीजी की, वो औरत दीपक की तरफ इशारा करते हुए बोली। उस समय दीपक उस शॉप ओनर की मदद कर रहा था, इसलिए उसका मुंह दूसरी साइड था और वो आदमी जो उन दोनों माँ बेटियों के साथ आया था उसे दीपक की पीठ नजर आ रही थी। कौन है बे जिसने मेरी बेटी का फ़ोन तोड़ा और बीवी के साथ बदतमीजी की, ये कहते हुए उस आदमी ने दीपक के कंधे पर हाथ रखा। दीपक उस आदमी की तरफ पलट गया। जैसे ही उस आदमी ने दीपक को देखा वैसे ही वो आदमी दीपक को देखकर थर-थर कांपने लगा और पीछे की तरफ हटने लगा। उसके चेहरे पर दर्द देखकर दीपक भी हैरान रह गया। अभी कुछ लम्हों पहले तो ये आदमी शेर की तरह दहाड़ता हुआ आ रहा था और अब ये भीगे हुए चूहे जैसा दिख रहा है। भाई मुझे माफ़ कर दो, वो आदमी डरते हुए बोला। ये सुनकर उसकी बीवी और उसकी बेटी दोनों ही हैरान हो गए। ये आप क्या कर रहे हैं, आप इस 2 कौड़ी के आदमी से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, वो औरत बोली। अपनी बीवी की कड़वी बात सुनकर उस आदमी ने अपनी बीवी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। बेवकूफ़ औरत, तू जानती है कि ये कौन है, माफ़ी मांग अभी इनसे, तुम दोनों माफ़ी मांगो, वो आदमी अपनी बेटी और अपनी पत्नी से सख्त लहजे में बोला। मांगो माफ़ी, वो आदमी ज़ोर से चिल्लाया। चौंक कर वो दोनों माँ बेटी दीपक से माफ़ी मांगने लगी। उस शॉप का ये हाल देखकर वो आदमी समझ गया था कि ये सब उसकी पत्नी और बेटी ने ही किया है, क्योंकि इससे पहले भी वो दोनों काफ़ी बार ये सब बवाल कर चुकी थी और अपने पति के दम पर वो औरत हमेशा बच जाती थी, लेकिन इस बार वो दोनों गलत जगह भिड़ गई। भाई मैं इस नुकसान का पूरा हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे परिवार को माफ़ कर दीजिए। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक डेबिट कार्ड निकालकर उस शॉप ओनर को देते हुए उसका पिन भी बैठक दिया। मैम प्लीज़ आप ये रख लीजिए, इसमें पूरे 25 लाख रुपए हैं। ये सुनकर उस आदमी की पत्नी और उसकी बेटी दोनों के ही कान खड़े हो गए। वॉट पापा, ये आप क्या कर रहे हैं, उस आदमी की बेटी आगे कुछ बोलती इससे पहले ही उसके बाप ने उसे डांट दिया। चुप कर नालायक, अपनी माँ के साथ मिलकर तू ये सब करती फिरती है और हर बार मैं तुम दोनों को बचाता हूँ, वो आदमी अपनी पत्नी और बेटी को उंगली दिखाते हुए बोला। दीपक अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी कौन है और उसे देखकर डर क्यों गया। यह सब देखकर जब दीपक से रहा नहीं गया तो उसने उस आदमी से पूछ ही लिया। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम हो कौन और ऐसा क्यों कर रहे हो, दीपक ने सवाल किया। भाई आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। कुछ समय पहले आपने दिलदार खान के एक खतरनाक फाइटर लुका को हराया था। आपके दिलदार खान के बेटे अशरफ के हाथ पांव तोड़ दिए थे। मैं उस समय दिलदार खान के लिए ही काम कर रहा था। जब आपने दिलदार खान को सबक सिखाया उसके बाद दिलदार खान ने मुझे आपके पीछे लगा दिया था ताकि मैं आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल कर दिलदार खान तक पहुंचा सकूं।
लेकिन आपके बारे में मुझे सिर्फ ये पता चला कि आप डीएस शूज़ कंपनी, होटल ब्लू शाइन और होटल ड्रीम वर्ल्ड के मालिक हैं, वो आदमी दीपक से बोला। ये सुनकर दीपक को बहुत गुस्सा आया कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया क्योंकि इसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ अपने मालिक के हुक्म का पालन कर रहा था। दिलदार खान कहाँ है? दीपक ने सवाल किया। अफ्रीका से कुछ लोग आए थे, वो सब दिलदार खान और उसके बेटे को यहाँ से अफ्रीका ले गए थे और इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता, वो आदमी बोला। ये सुनकर दीपक अपना बुक्के और अपनी कार की चाबी लेकर वहां से चला गया, लेकिन उस आदमी की बात सुनकर वो औरत और उसकी बेटी दोनों ही हक्की बक्की रह गई। ये आम सा दिखने वाला लड़का तो बहुत ज्यादा अमीर है, ये तो दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन में आता है, वो औरत अपनी बेटी से धीमी आवाज में बोली। हाँ मम्मी, उस औरत की बेटी बोली। अचानक उस औरत के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और उसने अपनी बेटी के कान में कुछ कहा। ये सुनकर उस औरत के बेटी और उस औरत के चेहरे पर एक साथ मुस्कान आई और दोनों की आंखें चमकने लगी। दूसरी तरफ उस गुफा के बाहर राका अभी भी वैसे ही खड़ा है। अचानक उसने अपने एक हाथ के नाखून से अपने दूसरे हाथ की हथेली को चीर दिया, जिससे उसकी हथेली से काला खून निकलने लगा। राका ने अपनी वही खून भारी हथेली उस गुफा के मुहाने पर रखे हुए पत्थर पर रख दी, जिस वजह से वो पत्थर कांपने लगा और उस जगह पर कंपन पैदा हो गया, जिस वजह से उस गुफा के ऊपरी हिस्सों में जमी हुई बर्फ अपनी जगह से खिसक कर नीचे आने लगी। अचानक से ही वो गुफा का पत्थर एक जोरदार आवाज के साथ हजारों टुकड़ों में बट गया और उस गुफा का दरवाजा खुल गया। लेकिन धमाके की आवाज से सारी बर्फ खिसक कर उस गुफा के मुहाने पर गिरने लगी, लेकिन उससे पहले ही राका उस गुफा में एंटर हो चुका था, लेकिन उस गुफा का द्वार दोबारा से बंद हो गया। अब आगे क्या होगा? राका किस मकसद से उस गुफा के अंदर गया? क्या इस दुनिया पर खतरा मंडराने लगा? और अगर हाँ तो दीपक उस खतरे से कैसे अपनी दुनिया को बचाएगा? और उस औरत ने अपनी बेटी के कान में क्या कहा जिसकी वजह से उसकी बेटी की आंखें चमक गई? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। 98 गुफा की भूल भुलैया में फंसा राका। दीपक उस फ्लावर शॉप से निकलकर अपनी गाड़ी से सीधे हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर पिछले दिन उस बंद पड़ी फैक्ट्री से तृप्ति को बचाकर सीधे हॉस्पिटल ले गया था और तृप्ति को वहां पर एडमिट करवा दिया था, क्योंकि तृप्ति बेहोश थी और उसे ड्रग भी दिया गया था, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना जरूरी था। दीपक ने हॉस्पिटल के एक रूम का दरवाजा खोला। अंदर तृप्ति बेड पर बैठी हुई थी और अपनी सहेलियों से बातें कर रही थी। उस रूम में तृप्ति की सहेलियों के अलावा उसके और क्लासमेट्स भी थे और वो सब तृप्ति का हाल चाल पूछने आए थे। जब उन्हें पटक चला कि तृप्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, इसलिए वो सब लोग तृप्ति को देखने आए थे। तृप्ति की नज़र दीपक पर गई और उसे देखकर तृप्ति के चेहरे पर चमक आ गई। दीपक तृप्ति के करीब आया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बुक तृप्ति को दे दिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दीपक ने सवाल किया। मैं ठीक हूँ, मुस्कुराते हुए तृप्ति ने जवाब दिया। दीपक ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बुक तृप्ति को पकड़ा दिया। थैंक यू, तृप्ति ने जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा है आज एक दिन तुम यहाँ और आराम कर लो, कल तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा, कल मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, दीपक बोला। तृप्ति को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। ठीक है, तृप्ति मुस्कुराते हुए बोली। दीपक आगे कुछ बोलता, इतने में पीछे से कोई तृप्ति का नाम लेते हुए बोला। तृप्ति बेबी, मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो, इसलिए मैं स्पेशली तुमसे मिलने मुंबई से आया हूँ। एक लंबा सा हैंडसम सा दिखने वाला लड़का दीपक के पीछे से तृप्ति के करीब आते हुए बोला। सब लोग उसे ही देखने लगे। तृप्ति ने जैसे ही उस लड़के को देखा उसकी शक्ल बिगड़ गई और ये बात दीपक ने नोटिस कर ली। वो समझ गया कि तृप्ति इस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बल्कि ये लड़का ही तृप्ति के पीछे पड़ा है। हितेश, तुम कब आए? मेघा ने हितेश से सवाल किया। मैं बस अभी आया हूँ, अभी मैं अपने मॉम डैड से भी नहीं मिला हूँ। देखा तृप्ति, मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ, बस तुम ही मुझे वहां मुंबई छोड़ आई। हितेश ऐसे बोला जैसे कोई छोटा बच्चा शिकायत कर रहा हो। दीपक समझ गया कि तृप्ति की उसे नापसंद करने की वजह क्या है। वो लड़का दिखने में तो बहुत हैंडसम था, लेकिन उसकी बातें और हरकतें किसी छोटे बच्चे जैसी थी। हितेश की ऐसी बातें सुनकर दीपक की हल्की सी हंसी छूट गई, जिसे उस लड़के ने सुन लिया। हितेश दीपक की तरफ पलटा और दीपक को घूर कर देखने लगा। हे यू, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, मैंने कोई जोक मारा है क्या? तुम्हें तमीज़ नहीं है? हितेश गुस्से में आते हुए दीपक से बोला। दीपक ने हितेश की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान थी, जिसे देखकर हितेश ने दीपक को ऊपर से नीचे तक देखा। दीपक ने बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। उसने एक सादा सी ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। यू मिडिल क्लास बॉय, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? हितेश दीपक को गुस्से में देखते हुए बोला। दीपक अभी भी हितेश को वैसे ही देख रहा था, बल्कि अब तो उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो हितेश की बातों का मजाक उड़ा रहा हो। ये देखकर हितेश और भी ज्यादा गुस्से में तमतमाने लगा। जाहिर था दीपक उसे उकसा रहा था। हितेश दीपक की तरफ बढ़ा ही था, इतने में तृप्ति ने हितेश को आवाज देकर रोक दिया। ये सब क्या है हितेश, तुम्हें दिख नहीं रहा ये हॉस्पिटल है? तृप्ति हितेश से गुस्से में बोली।
सॉरी दीपक, हितेश की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तृप्ति दीपक से बोली। ये देखकर हितेश हैरान रह गया। तृप्ति बहुत बदल गई थी। अब हितेश का मुंह बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आई कि एक मिडिल क्लास लड़के के लिए तृप्ति ने उसे क्यों डांटा। पहले तो तृप्ति ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो गरीब लड़कों को अपने करीब भी नहीं आने देती थी। हितेश के मन में कुछ ऐसे ही सवाल चल रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानता कि तृप्ति ने ऐसा क्यों किया। उसकी मुख्य दो वजह हैं। पहली वजह, तृप्ति दीपक को अपने दिलों जान से चाहती थी, और दूसरी वजह, तृप्ति को मालूम था कि दीपक कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन में उसकी गिनती आती है, और हितेश जैसे न जाने कितनों को वो खड़े खड़े खरीद सकता है। कोई बात नहीं, दीपक ने मुस्कुराकर तृप्ति को जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, दीपक बोला। ये कहकर दीपक वहाँ से चला गया। ये देखकर तृप्ति का मुंह उतर गया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दीपक वहाँ से जाए। उसके मन में तो ये था कि दीपक और उसके अलावा वहाँ कोई न हो। दूसरी तरफ राका उस गुफा के अंदर तक जा चुका था। उस गुफा में बहुत सारे रास्ते थे, यानी वो गुफा एक बहुत ही खतरनाक भूल भुलैया थी, और राका उस भूल भुलैया में खो चुका था। वो एक रास्ते से अंदर जाता तो दूसरे रास्ते से बाहर आ जाता। राका जिस चीज़ को लेने आया था, जाहिर था वो चीज़ आसानी से मिलने वाली नहीं थी, इसलिए ही उस चीज़ को इतनी सुरक्षा में रखा गया था। दूसरी तरफ दीपक अपनी कार के पास आया, तभी उसका फ़ोन बजा। दीपक ने अपना फ़ोन देखा तो उस पर अमन का नाम शो हो रहा था। हाँ अमन बोल, दीपक बोला। दीपक भाई कहाँ है तू? तुझे याद नहीं कि आज क्या है? दूसरी अमन बोला। याद नहीं? क्या है आज? मुझे याद नहीं है, दीपक बोला। अरे भाई आज संजू का बर्थडे है, दूसरी तरफ से अमन बोला। ये सुनकर दीपक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ओह यार, मुझे तो याद ही नहीं था, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। तूने संजू को बर्थडे विश तो नहीं किया है? दीपक ने सवाल किया। नहीं अभी नहीं किया है, दूसरी तरफ से अमन बोला। ठीक है उसे बताना मत, उसे सरप्राइज देंगे, दीपक बोला। ठीक है तो तू कब मिलेगा? दूसरी तरफ से अमन ने सवाल किया। मैं अभी आ रहा हूँ, साथ में मिलकर संजू के लिए कोई गिफ्ट लेने चलते हैं, दीपक बोला। ठीक है भाई, दूसरी तरफ से अमन बोला। ठीक है, ये कहते हुए दीपक ने फ़ोन काट दिया। दीपक जल्दी से अपनी कार में बैठा और अपने होटल की तरफ निकल गया। दीपक ने होटल आकर सबसे पहले अमन को रिसीव किया और उसे लेकर निकल गया। गाड़ी चलते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। भाई तू बताएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अमन ने सवाल किया। संजू के लिए गिफ्ट लेने, दीपक बोला। गिफ्ट? क्या गिफ्ट लेने जा रहे हैं भाई? अमन ने फिर से सवाल किया। देखता जा, दीपक बोला। वहीं दूसरी तरफ संजू कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा है, लेकिन आज वो कुछ अपसेट है। यार संजू तू बताएगा तू आज इतना अपसेट क्यों है? संजू का एक दोस्त जिसका नाम शेखर था वो बोला। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, संजू ने बात टालते हुए शेखर से कहा। नहीं यार कोई तो बात है, वरना तुझे इतना अपसेट आज पहली बार देखा है, संजू का दूसरा दोस्त जिसका नाम शिवा था वो बोला। नहीं भाइयों ऐसी कोई बात नहीं है, संजू फिर से बात टालते हुए बोला। यार तू भाई भी बोल रहा है और बता भी नहीं रहा कि तू इतना परेशान क्यों है? कहीं तुझे किसी लड़की ने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? शेखर फिर से बोला। अरे नहीं यार कोई लड़की का चक्कर नहीं है, संजू थोड़ा परेशान होते हुए बोला। तो क्या बात है, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, शिवा बोला। ये सुनकर संजू बोला, अब तुम सब इतना पीछे पड़े हो तो सुनो, आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर संजू के सारे दोस्त चौंक गए। क्या आज तेरा बर्थडे डे है और ये बात तू आज हमें इतने सालों के बाद बता रहा है? शेखर संजू को डांटते हुए बोला। हाँ यार इसने तो ये बात हम सबसे छुपा कर रखी, शिवा बोला। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि अभी तक मेरे भैया ने मुझे विश नहीं किया और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो मुझे बर्थडे डे विश करें, संजू बोला। ये सुनकर सब खामोश हो गए। एक काम कर, तू अपने भाई को फ़ोन कर और उससे इस तरह से बात कर जैसे कोई बात नहीं हुए, बातों बातों में तू हिंट देना ताकि तेरे भाई को याद आ जाए कि आज तेरा बर्थडे है, शेखर बोला। ये सुनकर संजू ने अपना सर हाँ में सर हिलाया और अपना फ़ोन उठाया। संजू ने दीपक को कॉल किया। दूसरी तरफ से दीपक ने फ़ोन उठाया। हाँ संजू बोला, क्या बात है? दूसरी तरफ से दीपक बोला। क्या जवाब देगा दीपक संजू की बात का? और क्या गिफ्ट लेने जा रहा है दीपक संजू के बर्थडे के लिए? और राका क्या चीज़ ढूंढ रहा है उस गुफा में? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।